गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में जैसे कि हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की कुछ यादें। तो हम किसके बचपन की बातों को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम जानते हैं कि देर आर टू ऑथर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास दो कहानियां होने वाली हैं, ठीक है, जिसको कि हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, स्टोरी 1 एंड स्टोरी 2। तो स्टोरी 1 की जो ऑथर है बच्चों, वो कौन है हमारे पास, जिटकाला सा है, ठीक है। और दूसरी स्टोरी की जो ऑथर है दैट इज बामा, ठीक है। और जो नाम है इनके बच्चों, जिटकाला सा और बामा, ये इनके रियल नेम नहीं है, ठीक है, ये इनके क्या है, पेन नेम है। व्हाट आर दीज आर पेन नेम। पेन नेम बच्चों हमने कल भी देखा था कि पेन नेम क्या होता है। जो भी एक ऑथर होता है, राइटर होता है, ठीक है, एक लेखक होता है, वो लिखने से पहले अपना एक पेन नेम रखता है, ठीक है, जो उसके रियल नेम से काफी अलग होता है, जिस नाम से उसकी सारी कहानियां या फिर कविताएं प्रकाशित होती हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पेन नेम। तो जिटकाला सा और बामा जो है, इन दोनों के पेन नेम है। तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हमने क्या देखा था कि जो कहानियां होने वाली हैं, दोनों जो ऑथर्स हैं हमारे पास, जिटकाला सा और बामा, इन दोनों की क्या है, ऑटोबायोग्राफीज हैं। ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मकथा। तो एक आत्मकथा होती है बच्चों, जो जैसे मान लीजिए मेरी आत्मकथा है और उसको कोई और लिख रहा है, ठीक है, और उसको दुनिया के सामने पब्लिश कर रहा है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि मैं अपनी आत्मकथा खुद ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज में से कुछ ना कुछ एक चैप्टर, एक पार्ट लेके आपको आपके टेक्स्ट बुक में डाला गया है। फिर इनके बारे में बताया जाता है हमें, जो दोनों हमारे पास ऑथर्स हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। दे बिलोंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मतलब जो हमारी एक सोसाइटी होती है, ठीक है बच्चों। सोसाइटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में कुछ पार्ट होता है जो मेजोरिटी में होता है, कुछ लोग होते हैं जो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं सेमी मेजोरिटी में होते हैं, और कुछ होते हैं बच्चों जो बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में होते हैं, या फिर उनको बोला जाता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, या फिर नीचे तबके के लोग होते हैं, या फिर पिछड़े तबके के लोग जो होते हैं, दैट आर कॉल्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं बच्चों, तो इंडिया में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको हमने रखा है एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में, और एससी में, शेड्यूल कास्ट में। ये क्या है, हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये दोनों क्या करती हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं और उसके बारे में हमें बताना चाह रही हैं। तो जिटकाला सा कौन है, एक अमेरिकन इंडियन है। अमेरिकन इंडियन हमने जाना था कि कौन से इंडियन, ये वाले इंडियन की बात नहीं हो रही, इंडिया वाले इंडियन, ये बात हो रही है रेड इंडियन की, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, ठीक है, जो सबसे पहले अमेरिका में रहा करते थे शुरुआत से, ठीक है। वो तो बाद में वहां पे ब्रिटिशर्स आए, ऑस्ट्रेलियंस आए, और उन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनी वगैरह सेट करी, और जो वहां के नेटिव अमेरिकन थे, रेड इंडियंस थे, उनको मार दिया, उनकी सारी जमीनें हथिया। वहां पे तेल के कुएं होते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अमेरिका में जब ये पता चलने लगा कि जमीन के नीचे से तेल निकल रहा है, तो ब्रिटिशर्स वगैरह वहां पे पहुंच गए और उन्होंने सब जगह कब्जा कर लिया, जैसे कि वो लोग पूरी दुनिया में करते ही हैं, ठीक है। और वहां के जो रेड इंडियंस थे, उनके साथ पहले मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया, उनको अपनी बातों में लाया कि तुम हमें अपनी जमीनें बेचो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। और बेचारे जो रेड इंडियंस लोग थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो भी क्या थे, मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं ट्राइबल पीपल थे। ट्राइबल पीपल आप लोगों को पता है, जो थोड़े जंगली वातावरण में रहते हैं, जंगल के वातावरण में ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा वो एजुकेटेड नहीं थे और बहुत ज्यादा तेज तरार और चालाक नहीं थे। दे वर नॉट कनिंग लाइक ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स तो बहुत तेज थे, ठीक है, उन्हें पता था सारी चीजें। तो उन्होंने उनको कुछ इस तरह के लॉज, कानूनों वगैरह में, प्रॉपर्टी वगैरह उनकी वो करी, क्या बोलते हैं, जो भी उनकी जमीन थी वो उनसे हथियाई, और इस तरह से उनको फंसा दिया, और उल्टा उनको कर्जे में डाल दिया, और पता नहीं क्या क्या करके उनको धीरे 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 उनका वहां से अमेरिका से खात्मा ही कर दिया, ठीक है। और आज की डेट में बच्चों बहुत ही कम लोग हैं जो नेटिव अमेरिकन वहां पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो जिटकाला सा उसी कम्युनिटी में से आती थी, और उनकी जो कहानी है ये लेट 19th सेंचुरी की कहानी है। 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी किसे कहेंगे, ये बात हो रही है अगर 19th सेंचुरी कहा जाए तो 1800 समथिंग की, मतलब 1857 में जो भी है। अभी हम देखेंगे कि हाँ देखो 1876 में इनका बर्थ हुआ था ना। तो जो 1800 से 1900 तक की जो भी सेंचुरी, पूरा 100 साल रहता है, दैट इज कॉल्ड 19th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी कौन सी थी, 1900 से 2000 तक की 20th सेंचुरी थी। और 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है वो कौन सी है बच्चों, 2000 से 2100 तक जो भी चलेगा, 100 साल का जो पीरियड रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे जो कहानी है ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो मतलब बहुत साल पहले की ये बात है, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों शायद कोई नेटिव अमेरिकन बचा भी ना हो अमेरिका में, ठीक है।
और साथ ही में जो हम वामा की बात सुन रहे हैं तो वो बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है, वो कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर, कंटेम्पररी मतलब अभी हाल फिलहाल की ही राइटर है। लेकिन क्या है, वो तमिल में तमिल की एक दलित राइटर है। दलित आप लोगों को पता है बच्चों, एक शेड्यूल कास्ट के अंदर एक कास्ट आती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है उनको, जिनको दलित्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं जो जिटकाला सा थी, उनका असली नाम क्या था। ये बच्चों आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिटकाला सा का रियल नेम था जर्ट्रूड साइमंस बोनिम, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1876 में इनका बर्थ हुआ था। ये कैसी थी, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, जिन्होंने नेटिव अमेरिकन वुमेन्स के लिए स्ट्रगल किया और साथ ही साथ इस स्ट्रगल में वो जीती भी। उनका स्ट्रगल किसके खिलाफ था, उनका स्ट्रगल था बच्चों प्रिजुडाइज के खिलाफ। प्रिजुडाइज का मतलब होता है जो भेदभाव किया जाता था वहां पे नेटिव अमेरिकन और जो वहां के जो मॉडर्न अमेरिकन थे उनके बीच में, ठीक है, जो भेदभाव था। और औरतों के लिए इन्होंने, औरतों के राइट्स के लिए, हकों के लिए इन्होंने पूरे जीवन भर, अपना पूरा जीवन कह सकते हैं, इसी लड़ाई में लगा दिया था, ठीक है। और सेकंड हम पढ़ते हैं बामा के बारे में, जो कि एक तमिल दलित वुमेन थी, रोमन कैथोलिक फैमिली से आती थी, यानी कि वो कन्वर्टेड हो चुकी थी, किसमें, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी करप्पू 1992 में। तो ये बहुत बात की बात है, वो देखो 1857 के अराउंड थी, ये 1992 के बाद ये सारी चीजें उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं जिटकाला सा की कहानी, और उनकी कहानी का शीर्षक था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने इस स्टोरी में देखा था कि जिटकाला सा कहाँ पहुंचती हैं, उनका एक स्कूल में एडमिशन किया जाता है। और वो स्कूल कैसी जगह में होता है, बहुत ही ठंडी जगह में होता है, जहाँ पे चारों तरफ बड़ी बर्फ पड़ी रहती है। और वहाँ पे वो लैंड ऑफ एप्पल्स कहते हैं उसको बुलाती है, क्योंकि ठंडी जगह में, बर्फ वाली जगह में एप्पल्स के पेड़ होते ही हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ कहती है कि जैसी मैं स्कूल में एंटर करती हूँ, उनके लिए सारी चीज नई होती है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा होता है जैसी वो स्कूल में एंटर करती है कि मुझसे मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है, ठीक है। और आगे जब हम देखते हैं बच्चों, वो बताती है कि उनकी मुलाकात एक पेल फेस वुमेन से होती है, जिसके की सफेद बाल होते हैं, जो उनके साथ आती है और उनको क्या करती है, मार्च करने को बोलती है डाइनिंग रूम में। तो जब डाइनिंग रूम में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखती हैं। कि सबसे पहली बात तो जो एक बड़ी सी बेल बजती है वहां पे, जिसकी जो साउंड है वो जो हमारी ऑथर है उसके एयर्स को बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रही होती, परेशान कर रही होती है। और साथ ही साथ दूसरी आवाज जो उन्हें परेशान कर रही होती, वो जो लोगों ने शूज पहने हुए थे, वो जब फ्लोर पे रब हो रहे थे तो जो उसके साथ जो आवाज प्रोड्यूस हो रही थी, उससे भी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी जिटकाला सा को, ठीक है। जबकि जो जिटकाला सा ने क्या पहने हुए थे बच्चों, मोकेसिन्स, जो उनके नेटिव अमेरिकन के जो कल्चरल, जो उनका ट्रेडिशनल जो शूज होता है वो पहना हुआ था, जो कि नीचे से सॉफ्ट होता है। और वो फ्लोर पे जब चल रही थी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें वो बताती हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंट मुझे लग रहा था कि जो कपड़े मैं पहन रही थी, बाकी जो, और ऐसा नहीं कि वहां पे और रेड इंडियन गर्ल्स नहीं थी, और गर्ल्स भी थी, लेकिन वो गर्ल्स बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, दूसरों के साथ एकदम मॉडर्नाइज हो चुकी थी। और जैसे टाइट क्लोथ दूसरे लड़कियों ने पहने थे, वो भी वैसे ही पहने थी। तो उनको दूसरों को देख के बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि ये इतने टाइट कपड़े कैसे पहन सकती है, क्योंकि उनके कल्चर में ऐसे कपड़े पहनना नहीं होता था, ठीक है। इवन वो बाहर से क्या भी लेते थे, एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट भी लेते थे, और वो ब्लैंकेट उनसे छीन लिया गया था, लेकिन स्टिल शी वॉज वेयरिंग हर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। और फिर वो आगे से तीन लड़कों को आता देखती है, जो जिन्होंने की खूब कंफर्टेबल कपड़े पहने होते हैं, और उन्हें लगता है कि ये लड़के कितने ज्यादा ब्रेव हैं, ठीक है। और लेकिन जब वो उनको ध्यान से देखती है तो उनको उसको महसूस होता है कि ये भी उतना ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं जितना कि मैं फील कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। और फिर से एक बेल बजती है, जिसके बाद सब लोग क्या करते हैं, डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं और अपनी चेयर्स के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जितकाला साहब भी सब लोगों को कॉपी करती है। फिर उसके बाद एक और बेल बजती है, जिससे वो चेयर्स को पीछे खींचते हैं। तो जितकाला को लगता है कि ये कौन सा रूल्स है, ये कैसे रेगुलेशन है कि बेल के हिसाब से हमें सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि जितकाला को इन सब की आदत नहीं होती है, ठीक है। फिर वो सोचती है कि अब हमने चेयर पीछे करी है तो अब बैठना होगा, तो वो बैठ जाती है। लेकिन वहां पे और कोई भी नहीं बैठता, सिर्फ और सिर्फ जितकाला ही बैठती है। और जितकाला जब ये देखती है तो उसे बहुत ऑड फील होता है। वो जैसे ही उठने जा रही होती है, दूसरी बेल बजती है और सब लोग बैठ जाते हैं, और वो खड़ी हो जाती है। फिर वो क्या करती है, वो फिर दोबारा से बैठ जाती है, ठीक। और फिर उसको ऐसा लगता है कि अब शायद खाना हमें स्टार्ट करना होगा। लेकिन उसका ध्यान जाता है सामने एक लेडी पे, और वो वही लेडी है बच्चों जो शुरुआत में बताया गया था, पेल फेस वुमेन, जिसके सफेद रंग के बाल हैं। वो अभी भी जिटकालो को बहुत गंदी तरीके से घूर रही होती है, ठीक है। जिटकाला ये सोचती भी है कि औरत मुझे ऐसे क्यों घूर रही होगी। क्लियर बच्चों? फिर उसके बाद एक और बेल बजती है, और उस बेल के साथ सब लोग अपना
डिनर स्टार्ट करते हैं। और सब लोग जहाँ डिनर स्टार्ट करते हैं वहीं जितकाला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं कितनी गलत जगह में फंस चुकी हूँ। ठीक है, ना यहाँ पे लोग मेरे जैसे हैं, ना ये लोग कपड़े वैसे पहनते हैं, ना शूज वैसे पहनते हैं। इवन इनके तो रिचुअल्स भी बहुत अलग अलग है, पता नहीं बेल के हिसाब से ये सारी चीजें करते हैं, और मैं इनके साथ कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे बढ़े थे। फिर हमने देखा था, यहाँ से हमने अपने चैप्टर को क्लोज किया था कि जो ये ईटिंग का फॉर्मूला था, जो ये जिस तरीके से वो लोग खाना खा रहे थे, यही सबसे बुरी चीज नहीं थी। इसके बाद भी और बुरी चीजें होने वाली थी। उसकी फ्रेंड जुडविन ने उसको बताया था कि शाम को वार्निंग दी थी कि शाम को कुछ बहुत बुरा होने वाला है। Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hair. ठीक है, जुडविन भी एक नेटिव अमेरिकन लड़की थी और साथ ही साथ उसकी दोस्त थी, क्या बोलते हैं, जितकाला की दोस्त थी। जुडविन को कुछ वर्ड्स आते थे इंग्लिश के, और उसने जो पेल फेस वुमन थी उसकी कुछ बातों को सुना था, जो ये कह रही थी कि इन सभी लड़कियों के जो लंबे घने बाल हैं इनको हम शाम को काट देंगे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे बच्चों लैंग्वेज से भी मुझे एक बात याद आती है कि वहां पे सब लोग क्या बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, और जितकाला को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उसको ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसकी एक चिंता का कारण था। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. ठीक है बच्चों, अब हमें जानने को मिलता है कि जो ये जितकाला है, ये जिस कम्युनिटी से आती है बच्चों, वो क्या है, वॉरियर कम्युनिटी है। जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन लोग थे, ये क्या थे, वॉरियर कम्युनिटी के थे। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी थी वो योद्धाओं की कम्युनिटी थी, और इनकी ये मान्यता थी कि जो भी एक बहादुर और करेजियस इंसान होता है वो लंबे लंबे बाल रखता है। ठीक है, और बाल कटाने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वॉरियर अपने दुश्मनों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, पकड़ लिया जाता है, तो जो एनिमी होता है वो उसके बालों को काट देता है, ये शो करने के लिए कि ये हमारा बंधक बन चुका है। तो एक तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि बाल कटवाना उनके लिए कितना अपशगुन की बात है, और कितना उनको उनका जो प्राउड है, उनका जो गौरव है, उसको कितना ज्यादा अफेक्ट वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बताती हैं कि हमारे यहाँ शॉर्ट हेयर कौन रखते हैं, मोर्नर्स। मोर्नर्स मतलब जो बच्चों किसी बात का दुख जता रहे होते हैं, जैसे वो स्त्रियां जिनके हस्बैंड की या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो वो लोग बालों को शॉर्ट रखते हैं। और शिंगल्ड हेयर का मतलब होता है बच्चों, शिंगल्ड हेयर यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं जैसे एक बॉय कट होता है ना, यहाँ तक के जो बाल होते हैं वो लड़कियां रखती हैं, जो कि वो लोग रखते हैं जो क्या होते हैं, जिनको बोला जाता है कि कावर्ड्स हैं, ये लोग डरपोक हैं। तो जो भी कम्युनिटी में उनके डरपोक होते थे उसके क्या कर दिए थे, बाल काट दिए जाते थे। इस बात का प्रतीक होता था कि ये इंसान, ये व्यक्ति क्या है, कावर्ड है, डरपोक है। ठीक है बच्चों, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो उनके यहाँ बाल काटना बहुत ही बुरा अपशगुन माना जाता था, बहुत ही गलत बात मानी जाती थी, और शाम को उनके साथ वही होने वाला था, उनके बाल काटे जाने वाले थे। क्लियर है? We discussed our fate some moments, and when Jidwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. ठीक है, वो बहुत देर तक इस बात को डिस्कस करते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, फेट का मतलब होता है हमारे नसीब में क्या लिखा है। फेट मीन्स बच्चों नसीब, नसीब या फिर जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, सम मोमेंट्स के लिए वो डिस्कस करते हैं, लेकिन जुडविन ये कहती है कि हमें इनके सामने सबमिट ही करना पड़ेगा। सबमिट का मतलब है बच्चों एक तरह से घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, मतलब हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लोग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, हम इनके सामने लड़ नहीं सकते। लेकिन जितकाला कहती है कि मैं रिबेल करूंगी। मैं रिबेल का मतलब होता है बच्चों बगावत करूंगी, मैं इनके खिलाफ खड़ी होंगी, अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट जाऊंगी इनके। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। वो कहती कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी। ठीक है, लड़ाई करूंगी। और फिर शी आंसर, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस आई डिसअपियर्ड। वो कहती है जब बाल काटने की बारी आई तो सबके बाल धीरे धीरे करके काटे जा रहे थे, और जब मेरे बाल काटने की बारी आई तो मैं क्या करी, वहां से डिसअपियर हो गई, मतलब भाग गई, गायब हो गई, वहां से छिप गई भी कह सकते हैं आप। ओके बच्चों, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज। वो कहती है कि मैं चुपचाप से, क्रेप्ट अप मतलब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले गई, क्योंकि जो उनके शूज थे जितकाला ने पहने हुए वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते थे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। माई मोकेसिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज।
और वो कह रही है कि मुझे मेरे मोकेसिन्स को फिर चेंज भी कर दिया गया था, वैसे मुझे शूज पहना दिए गए थे। अलोंग द हॉल आई पास विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, और मैं हॉल से होते हुए जा रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। टर्निंग aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. जब मैं अपने साइड में मुड़ी तो वहां पे मुझे क्या दिखा, एक खुला दरवाजा दिखा जो कि कहा जाता था एक बड़े से कमरे की तरफ जाता था, विथ 3 white beds, और वहां पे 3 white beds लगी हुई थी। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, जो विंडोज थी उनको डार्क ग्रीन कर्टेन से कवर किया गया था, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिस वजह से जो रूम था वो बहुत ज्यादा डिम हो गया था। डिम का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा अंधेरा सा, ठीक है, क्योंकि अगर डार्क कर्टेन्स लगाएंगे तो रूम कैसा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। कर्टेन्स तो पता है ना बच्चों, पर्दे। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, मतलब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वहां पे कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, वो कहती मैं डोर से सबसे दूर वाले बेड के नीचे जाके छुप गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं बेड के अंदर नीचे क्रॉल करते हुए गई, एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को एक डार्क कॉर्नर में, अंधेरे से कॉर्नर में मैंने अपने आप को छिपा दिया। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. और वहां से मैं बाहर झांकती रही कि कोई आ तो नहीं रहा, और जैसे ही मुझे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, पैरों की आवाज आती थी, तो मैं डर जाती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, जबकि उस हॉल में मुझे मेरा नाम पुकारा जा रहा था और मुझे साफ साफ सुनाई भी दे रहा था। आई न्यू दैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और मुझे ये भी पता था कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और मैंने किसी की भी आवाज का जवाब नहीं दिया। Then the steps were quickened and the voices became excited, और फिर धीरे धीरे जो स्टेप्स थे, जो उनके पैरों के कदम थे, कदमों की आवाज थी, वो क्या हो गई, क्विक हो गई, ज्यादा तेज से लोग मुझे ढूंढने लगे, और जो उनकी वॉइस थी उसमें भी एक्साइटमेंट आ गई, यानी कि सब लोग बहुत उत्साहिता से उसको ढूंढने लगे कि आखिरकार विकराला कहाँ चली गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियर, और जो आवाज थी वो धीरे धीरे पास आती रही, ठीक है। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, ठीक है, कुछ औरतें और लड़कियां मेरे कमरे में आई। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड कीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। मैंने देखा कि कुछ लड़कियां और औरतें मेरे रूम में आई और वो मुझे ढूंढ रही थी, ठीक है। मैंने अपनी सांस को भी रोक लिया ताकि बिल्कुल भी आवाज ना आए, और मुझे कहाँ ढूंढ रही थी, क्लोजेट में, अलमीरा में और ट्रंक्स में, जो बक्से वगैरह होते हैं उनके अंदर मुझे वो ढूंढ रहे थे, ठीक है बच्चों। Someone threw up the curtains, और फिर किसी ने जाकर के क्या किया, कर्टेन्स हटा दिए, ठीक है। एंड देन द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और अचानक से कर्टेन हटाने की वजह से क्या हो गया, रूम में चारों तरफ रोशनी हो गई। What caused them to stoop and look under the bed, और जिस वजह से उन्हें बेड के नीचे क्या है वो भी दिखने लगा। नहीं तो अगर वो पहले अगर नीचे देखते तो अंधेरा ही अंधेरा था, शायद झटकाला उनको ना दिखती, लेकिन क्योंकि अब पूरे रूम में रोशनी आ चुकी है तो बेड के नीचे जो भी होगा वो उन्हें साफ साफ दिख जाएगा। I remember being dragged out, though I resisted by kicking. वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे कैसे, ड्रैग्ड आउट का मतलब होता है बच्चों घसीट के बाहर निकाला गया, ठीक है। ड्रैग मीन घसीट के बाहर निकाला। तो जिटकाला को बहुत अच्छे से याद है कि उसे कैसे घसीट के बाहर निकाला जा रहा था। दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग, वो कहती हैं कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आसानी से बाहर निकल गई, मैंने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट का मतलब होता है बच्चों मैंने रोकने की कोशिश करी, ठीक है, रोकना। बाय किकिंग, और कैसे, मैं किक मारती रही, लात मारती रही, एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और उनके हाथों, अपने हाथों से उनको स्क्रैच करती रही, यानी कि नाखून भी मारती रही। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, इतना सब करने के बावजूद भी मुझे नीचे ले जाया गया। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है बच्चों नीचे, एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक चेयर में मुझे बांध दिया गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक बच्चे का संघर्ष, ठीक है। इतनी आसानी से उसने हार नहीं माना, वो सबसे लड़ती रही क्योंकि इतने सारे लोग थे वहां, तो आखिरकार उसको ले जाना तो था ही, ये तो निश्चित था। लेकिन उसको ये, और ये बात जितकाला को भी पता थी कि मुझे ले जाया ही जाएगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी, पहले मैं अपना पूरा संघर्ष करूंगी और फिर जाके फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक बच्चे, एक से हमें पता चलता है कि जितकाला कितनी बहादुर और कितनी साहसी लड़की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो क्या कहती हैं कि आई क्राइड अलाउड, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रोई, ठीक है। अलाउड का मतलब होता है बहुत चिल्ला चिल्ला के रोना। शेकिंग माई हेड, और मैं अपना सिर हिलाती रही ताकि वो मेरे बालों को छू भी ना पाए, ठीक है। शेकिंग का मतलब होता है हिलाना।
ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। और तब तक मैं ऐसा करती रही जब तक कि मुझे जो सीजर्स थी, सीजर का मतलब होता है बच्चों कैंची की जो कोल्ड ब्लेड्स थे वो महसूस नहीं हुई अपने गर्दन के पास, क्योंकि जब गर्दन के पास वो कोल्ड ब्लेड्स महसूस हुई तो उन्होंने अपना फिर गर्दन हिलाना भी बंद कर दिया, वरना अगर और ज्यादा वो हिलाती तो शायद उससे उनको कट भी लग सकता था। एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स। और मुझे ये साफ साफ सुनाई दे रहा था कि उन्होंने ग्नो ऑफ का मतलब होता है बच्चों कट ऑफ, ठीक है, कि उन्होंने मेरे कट कर दी थी क्या, वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स। ठीक है, ब्रेड्स भी क्या होती है बच्चों, काइंड ऑफ चोटियां ही होती है, ठीक है, पोनीटेल ही होती है, लेकिन उन्होंने जो रेड इंडियंस होते हैं, अगर आप कभी जाके उनका गूगल में इमेजेस देखेंगे तो जो उनके बाल बनाने का तरीका होता है वो ब्रेड्स बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मतलब काइंड ऑफ ब्रेड्स वो बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सबसे थिक ब्रेड थी काला की, वो उन्होंने काट दी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और ऐसा होते ही मैंने अपनी स्पिरिट को लॉस कर दिया। स्पिरिट का मतलब होता है बच्चों, एक सेंस होता है स्पिरिट का, हम आत्मा भी कह सकते हैं, और एक हम कह सकते हैं जोश। इंसान के अंदर का जो जोश होता है, एक जज्बा होता है, उसको भी स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है। आत्मा भी होती है स्पिरिट, और वही चीज हमारे अंदर का जोश और जज्बा भी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप कभी भी कोई कॉन्फिडेंट बात या फिर कुछ भी इंकरेजिंग बात करते हैं तो बोला जाता है कि दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा होना चाहिए, तो दैट इज द। और जैसे ही उनकी वो ब्रेड करती है, अभी तक का जो भी जज्बा होता है, जिस जज्बे के साथ जितकाला फाइट कर रही होती है, वो सारा जज्बा खत्म हो जाता है। एंड शी सेड कि आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मेरा जज्बा उस वक्त खत्म हो जाता है। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities। और वो कहती हैं कि जब से मुझे मेरी मदर के पास से ले जाया गया और मुझे यहाँ पे लाया गया, तब से मैं क्या फेस कर रही हूँ, एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। डिग्निटी का मतलब होता है बच्चों रिस्पेक्ट, ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा अपमान। डिग्निटी होता है सम्मान और उसका उल्टा होता है अपमान, तो इनडिग्निटी मीन्स अपमान। मुझे बहुत सारे अपमान झेलने पड़ रहे थे, और इनके लिए बाल काटना क्या था बच्चों, एक अपमान का प्रतीक ही था, ठीक है। इनकी कम्युनिटी के लिए बाल काटना एक अपमान का प्रतीक था। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, और लोग मुझे घूर रहे थे, ठीक है। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और मुझे कैसे उछाला जा रहा था हवा में, जैसे कि मैं कोई वुडन की पपेट हूँ। पपेट मतलब कठपुतली हूँ, ठीक है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर्ड लाइक अ कावर्ड्स, और उनके बाल भी, जो उनके लंबे लंबे बाल थे, उनको भी कैसे काट दिया गया था, शिंगल्ड का मतलब छोटे छोटे बाल काट दिए थे, जैसे कि किसी कावर्ड के होते हैं, जैसे कि किसी एक डरपोक व्यक्ति के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर, ठीक है। इन माई एंग्विश, एंग्विश का मतलब क्या होता है बच्चों, दुख। एक ऐसी अवस्था जब इंसान दुखी भी होता है और साथ ही साथ गुस्से में भी होता है, क्रोधित भी होता है। दुखी और क्रोध, दुख में और क्रोध में जितकाला को कौन याद आया, आई मोर्न फॉर माई मदर, मुझे अपनी मदर की, माँ की बहुत याद आई। बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, लेकिन मुझे कंफर्ट करने, कंफर्ट मतलब दिलासा देने कोई भी नहीं आया, ठीक है बच्चों। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, और कोई भी, नॉट अ सोल का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की बात कर रही है कि कोई भी इंसान मुझसे बैठ के बात करने के लिए नहीं आया, ठीक है, मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया गया। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी मदर किया करती थी, ठीक है। ऐसा बच्चों सभी के साथ होता है, जब कभी भी परिवार में कोई बच्चा रूठ जाता है या फिर किसी बात से नाराज हो जाता है, तो जो मोस्टली जो मदर्स होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो बच्चों के पास जाती हैं और उनसे बात करती है, उनको मनाने की कोशिश करती है, ठीक है। और वही चीज जिटकाला मिस कर रही थी कि मेरे साथ इतना बुरा बिहेव हुआ और उसके बाद कोई मुझे मनाने या फिर बात करने तक नहीं आया। For now, I was only one of many little animals driven by a herder, ठीक है। लास्ट में वो कहती है कि मैं भी अब क्या बन चुकी हूँ, सब जैसी बन चुकी हूँ, जैसे वहां पे सारी बच्चियां हैं, सारी लड़कियां हैं, जिनको क्या किया जा रहा है, और वो खुद को कंपेयर किससे कर रही है, मैनी लिटिल एनिमल्स, यानी कि उस स्कूल में सबके सब क्या हैं, सारे बच्चे क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवरों से कंपेयर कर रही है। और जिनको ड्राइवन किया जा रहा है, यानी कि जिनको कंट्रोल किया जा रहा है एक हर्डर के द्वारा, ठीक है। आपने देखा होगा एक मालिक होता है जो अपने सभी पालतू जानवरों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, चाबुक के लगाम से लगाम करके रखता है सब पे। तो ऐसा ही उसको भी महसूस हो रहा है कि स्कूल में जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम सब क्या हैं, जानवर हैं। और ये जो टीचर है जिसकी वो बात करती है, पेल फेयर वुमेन,
सफेद बाल वाली, वो हम सबको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है, ऐसा विस्तारा को महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी उनके चाइल्डहुड की, एक छोटी सी कहानी उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। तो आज यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बामा की स्टोरी। ठीक है, बामा अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या बताया। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।